हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपके 6 सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, वो हर एक यूनिट का एक एग्जाम्पल की मदद से कंप्लीट रूप में ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पॉल्यूशन का कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, जब जैसे ही पॉल्यूशन का कंसेप्ट हम लोग को समझ आ जाएगा तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, यानी पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से डेवलप हो रहा है, यानी पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है, यानी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कॉज ऑफ पॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। जब इतना बात हम लोग को समझ आ जाएगा तो हम लोग मूव करेंगे कि ये पॉल्यूशन जब बढ़ रहा है और उससे हमारे सराउंडिंग में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे वातावरण में खराब प्रभाव पड़ रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जवाब आया कि असल कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पैरामीटर्स कि कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे। जब इतना बात समझ आएगा तो कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉल्यूशन का एक्ट होते हैं, उस एक्ट के अनुसार हम लोग अगर लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे तब हमारा क्या होगा, पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा, और कम होगा तो हमारा हेल्दी सराउंडिंग का निर्माण होगा। हेल्दी मतलब आपके आसपास का जो वातावरण है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, हाँ, आप यानी यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हेडिंग ही है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, यानी पहले पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझना है, जब समझ आ जाएगा तो उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, हाँ, अब जो हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उस सराउंडिंग में पानी का दिक्कत है, तो बताओ पानी का दिक्कत है तो आप एक इंजीनियर हैं, समस्या को देखना पसंद नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि उस समस्या को जितना जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। तो उस पानी को दिक्कत को क्या करना चाह रहे हैं आप, समाधान करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पानी को दिक्कत को समाधान करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ जा करके घूम घूम करके सर्वे करना होगा कि यहाँ पे एक दिन में पानी कितना खपत हो रहा है, यहाँ की जनसंख्या कितना है, जनसंख्या के अनुसार तो पानी की खपत होगा। मान लें कि जनसंख्या ज़्यादा है तो पानी की खपत ज़्यादा होगा, जनसंख्या कम है तो पानी की खपत कम होगा। अरे खपत मतलब कंज्यूम कम होगा। ठीक है ना, हाँ, तो वहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे पानी का डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जहाँ पे पानी आप देना चाहते हैं, पानी की समस्या की समाधान करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जा करके पहले पता करना होगा कि वहाँ पे पानी की खपत क्या रही है एक दिन की। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि एक दिन की पानी खपत कितनी रही है तो उसके अनुसार ये भी तो आपको पता करना होगा कि पॉपुलेशन कितना एक मतलब साल भर में बढ़ रहा है, 2 साल में कितने कैसे रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये सारे को एनालिसिस करके आपको पता करना होगा कि उस जगह में, जिस जगह में पानी की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, वहाँ पे पानी की खपत एक दिन में कितना है। आपको जब ये पता चल जाएगा तो आप एक दिन के पानी के अनुसार आप क्या करोगे, सोचोगे कि इतना खपत है, तो उसके लिए आप सोर्स ढूंढना चालू करोगे कि पानी जो आएगा वो कहाँ से हम लाएंगे। ठीक है ना, जहाँ से आप पानी लाओगे तो उसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है ना, तो सोर्स आप हो सकता है कि आप नदी से लाओगे, हो सकता है कि आप तालाब से लाओगे, हो सकता है कि बोरिंग करके धरती के अंदर से लाओगे, बोरवेल्स करके। ठीक है ना, तो अदर सोर्स से आप पानी ला सकते हो, लेकिन इंजीनियर का मतलब होता है इकोनॉमिकल एंड सेफ्टी। सबसे पहला आपको देखना है सेफ्टी और बाद में देखना है इकोनॉमिकल। तो हम बहुत सारे सोर्स अवेलेबल होंगे तो हमको उस सोर्स को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको इकोनॉमिकली पानी मिल जाए और उससे सारे जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो सारे जगह पर कॉन्वेनिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। चलो, सोर्स तो पता चल गया, और पता चला कि सोर्स पता चला ना, ओकरा में पानी गंदा है, तब बताओ उसके लिए ट्रीटमेंट करना होगा। क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो सोर्स पता चल गया, और सोर्स से आपको पता चल गया कितना अमाउंट में पानी देना है, यानी क्वांटिटी देना है। ठीक है ना, उसके बाद जब पानी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो गंदा पानी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना वहाँ पे तो लोग बीमार पड़ने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है, चीज़ों को समझिए, इसीलिए बोला जाता है कि अगर इंजीनियर सही से काम नहीं करेगा तो इंजीनियर अगर सही से काम नहीं करेगा तो पूरे लोकेलिटी प्रभावित हो सकता है, बीमार हो सकता है। अगर डॉक्टर सही से काम नहीं करेगा तो किसी एक इंसान या 2 इंसान या 10 इंसान सिर्फ प्रभावित होगा। इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करो।
अगर डॉक्टर सही से काम नहीं करेगा तो 1 2 2 4 10 इंसान ही 10 पीपुल ही प्रभावित होगा, 10 लोग ही प्रभावित होगा। लेकिन अगर इंजीनियर सही से काम नहीं करेगा तो पूरा लोकेलिटी तबाह हो जाएगा, पूरा शहर तबाह हो जाएगा, पूरा सिटी तबाह हो जाएगा। इसीलिए कम से कम इंजीनियर को रिस्पेक्ट देना सीखिए, ठीक है। चलिए, ये तो बात रहा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले पानी को भेजने के पहले पानी को चेक करना है कि क्या पानी पीने लायक है, या जिस पर्पस से पानी को भेज रहे हैं, जिस उद्देश्य से पानी को भेज रहे हैं, क्या वो पर्पस को फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। यानी हम सपोज करें कि पीने के लिए पानी भेज रहे हैं, तो क्या पी करके सारे लोग हेल्दी हैं कि नहीं, कि पीला के बाद वो मतलब क्या हो सकता है, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। वैसा नहीं। तो पानी को भेजने के पहले पानी की क्वालिटी को चेक करना होता है। पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही पानी की क्वालिटी चेक कर लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, पता चलेगा कि पानी बढ़िया है या ख़राब है। अगर पानी ख़राब है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पानी की क्वालिटी चेक करने से पता चला कि पानी बढ़िया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर ख़राब है तो उसको ट्रीटमेंट करके तब पानी को भेजेंगे, और तब जा कर के भेजने के बाद क्या करेंगे, भेजेंगे नहीं, पहले एक स्टोरेज टैंक बनाएंगे। तो जहाँ पे आप एक लोकेलिटी में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके आजू बाजू में एक क्या करेंगे, स्टोरेज टैंक बनाएंगे, रिजर्वायर बनाएंगे, और उस रिजर्वायर में पानी को स्टोर करेंगे। तब जा कर के वहाँ से घर घर में क्या करेंगे, पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नल जल योजना के तहत, ठीक है। अरे हम लोग तो पहले चापाकल के तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट होता था गांव में, हाथी चापाकल बैठाया जाता था। अब ना मॉडर्न हो गया, नल जल योजना आ गया, ठीक है ना। बाद में पता ना कोई हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तुम लोग इंजीनियरिंग जब पास आउट हो करके निकलोगे तो हो सकता है एरोप्लेन से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूनिट 2 में जो आप लोग को पढ़ना है वो पानी को घर घर तक पहुंचाने के लिए जितने प्रोसेस करना है, यानी पानी को सोर्स से उठा करके आपके घर तक पानी पहुंचाने के लिए, यानी आप सोर्स से उठा करके आपके घर तक स्वच्छ पानी जिस पर्पस से भेजा जा रहा है उस पर्पस को फुलफिल करने तक का पानी के लिए क्या क्या चीज़ करना है वो सारे आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यानी पब्लिक वाटर सप्लाई, यानी पब्लिक को वाटर सप्लाई करने के पहले एक इंजीनियर क्या क्या करता है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे इस यूनिट में आपको यही चीज़ करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थोड़ा लंबा होता ही है, ठीक है। कि इस टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि आपको पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है घर घर तक, ठीक है। जैसे ही पानी की डिस्ट्रीब्यूट घर घर तक किए तो घर में क्या होता है कि बहुत सारे खाना उना बनता है या घरेलू पानी का यूज करता है। तो जब घरेलू पानी का यूज करते हैं तो उस समय आपकी वहाँ से भी पॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नहाएं तो वहाँ से गंदगी निकला, इंजीनियर 10 दिन पर नहेबे करता है तो वहाँ से गंदगी निकलेगा, ठीक है ना। सुबह बाथरूम गए, टॉयलेट गए तो वहाँ से भी गंदगी निकला, हल्का होने गए तो, ठीक है। तरह तरह के गंदगी, जैसे किचन में लोग रहते हैं, किचन किंग लोग रहते हैं, किचन क्वीन लोग भी रहते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे मतलब बेकार मटेरियल निकलते हैं जो पॉल्यूशन के कारण होते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली इस बात को ध्यान देना है कि जब आप यूनिट 3 पढ़ोगे तो उसमें यही चीज़ पढ़ना है कि जो आपके घर से जो कचरे निकल रहे हैं वो कितने टाइप्स के कचरे हैं, कितने टाइप्स के कचरे हैं, उस कचरे से क्या क्या पॉल्यूशन हो सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे उस वहाँ से कम कचरा निकले। अगर कचरा हो भी रहा है तो कचरा को ट्रीट करके सही डायरेक्शन में यूज करें। ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाद बाकी लास्ट के टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, वे सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में छोटे छोटे यूनिट्स पढ़ना है। बेसिकली जो मेजर रूप से आपको यहाँ पे पढ़ना है वो यूनिट 2 पढ़ना है और यूनिट 3 पढ़ना है, ठीक है ना। यूनिट 1 भी बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। आपको एक बात नोटिस करना है इस यूनिट को पढ़ते समय या इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो पोल्यूशन हो रहे हैं वो आपके सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर से या सिविल इंजीनियरिंग लाइफ से क्या रिलेशन रखता है। इस चीज़ को हमेशा कंक्लूड करते हुए इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। बहुत फ्रेश एनिमेशन के साथ दिखाई पड़ रहा होगा। यूनिट 1 आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। आपको यूनिट 1 में जो पढ़ना है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, उसके बाद हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है।
तो आइए सबसे पहले तो पॉल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। बहुत सारे आप KG1 KG2 जैसे ही पास किए होंगे तो 4-5 KG बाद आपको ये पढ़ने को मिला होगा पॉल्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में पहले समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। पहले तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बना लीजिए इन्वायरमेंट का, ठीक है ना। इन्वायरमेंट को पहले समझ लेते हैं। जहाँ पे आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वही सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है। तो उसमें फिजिकल फेनोमेनन भी हो रहा होगा, केमिकल एक्टिविटी भी हो रहा होगा और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा होगा। ये सब एक्टिविटी से ग्रोथ भी हो रहा होगा, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे लिखाया गया है। हर एक वर्ड को अंडरलाइन करके समझाने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है इन्वायरमेंट फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर का, दैट एक्ट्स ऑन लिविंग बीइंग, ठीक है ना। वो एक्ट करता है किस पर, लिविंग बीइंग पर, ठीक है ना। ऑन इकोलॉजिकल सोसाइटी, इकोलॉजिकल सोसाइटी क्या आता है, जहाँ पे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है ना। विथ पावर इट्स इंड्योरेंस एंड ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहाँ पे होती है, ठीक है। चीज़ों के समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि द सिंपल डिफिनेशन इज द सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का जो सिंपल डिफिनेशन आप एक वर्ड में बोल सकते हैं कि सराउंडिंग होता है, ठीक है ना। जहाँ पे आप रहते हो, जो आपकी परिवेश है वही आपकी इन्वायरमेंट, ठीक है। हाँ, देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो देखो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, इंजीनियरिंग लाइफ यानी इंजीनियरिंग से रिलेट करके इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वही बात लिखल है कि द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है ना, एंड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल टू इम्प्रूव और रीस्टोर आवर नेचुरल एनवायरमेंट, एयर, वाटर, लैंड, ठीक है ना। जैसे कि आप इन्वायरमेंट में रह रहे थे, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एयर होता है, लैंड होता है और वाटर होता है, ठीक है ना। एंड सोल्व इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो आपकी इंजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड नॉलेज का यूज करके आप जितने भी आपके परिवेश में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और सोल्व होगा तो हमारा एक इन्वायरमेंट हेल्दी होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा से सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा और बड़े आराम से पॉज करके लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग समझेंगे। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ हो रहे होते उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी प्रॉब्लम आ रहे होते उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, उम्मीद है आप चीज़ें को यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एक आता है कि इन्वायरमेंट में आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक के थिंग्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वही एक दूसरे का जो इंटरकनेक्शन हो करके एक सराउंडिंग का निर्माण करता है ना, एक सिस्टम बनाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है ना। यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, मतलब हर एक दूसरे लोग एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाएंगे इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है ना। कह रहा है कि एन इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ वन अनदर। ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। हाँ, एज वेल एज विथ द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि एन इकोसिस्टम कैन बी ह्यूज सच एज लार्ज फॉरेस्ट, ठीक है ना। इकोसिस्टम आपको बड़ा भी हो सकता है
और आगे कह रहा है कि इकोसिस्टम आपके छोटा भी हो सकता है। बड़ा इकोसिस्टम क्या होगा, जैसे बहुत बड़ा जंगल है तो जंगल में पेड़ पौधे हैं, चट्टान है, जानवर हैं, ठीक है ना, सब एक दूसरे को कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और एक बहुत मतलब तालाब है, तालाब में मछलियाँ हैं, लकड़ी का लॉग ये सब बह रहा है, ये सब है, तो यहाँ पे भी एक इकोसिस्टम बन रहा है, इसको बोलेंगे छोटा इकोसिस्टम है। पहाड़ क्या है, बहुत बड़ा है, यानी फॉरेस्ट क्या है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। मतलब इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है और इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं इकोसिस्टम कैन बी ह्यूज, यानी सच एज लार्ज फॉरेस्ट, इकोसिस्टम आपके बड़ा भी हो सकता है, और इट कैन बी अ स्मॉल, छोटा भी हो सकता है, जैसे पडल ऑफ वाटर ऑफ रूटिंग लॉग, ठीक है ना। जैसे कि पडल मतलब होता है कि पोखरा होता है, सीधा सीधी बोलो, ठीक है ना। हम लोग अपने अंदाज में बोलेंगे पोखरा, अरे आहरा समझो, ठीक है ना। हाँ चलो, उस मतलब उसको हम लोग बोलते हैं छोटा इकोसिस्टम। कह रहा है कि एन इकोसिस्टम इज इंटरैक्टेड विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इकोसिस्टम जो होता है वो घिरा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, वो लिविंग से भी जुड़ा होता है और नॉन लिविंग से भी जुड़ा होता है, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आया होगा और ये चीज़ें को देख करके रियलाइज कर पा रहे होंगे। देखिए एक छोटा सा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में देखिए यहाँ पे एनिमल्स हैं, यहाँ पे और भी कुछ है, यहाँ पे देखिए मतलब घर उर है, यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है ना, इस तरह का। यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा जानवर है, ये सब है, सब कुछ है, यहाँ पे एरोप्लेन है, ये सब मिल करके क्या है, ट्रीज हैं, ये सब मिल करके एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। चलो उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। इसको आप बड़े आराम से प्रेम से कॉपी करिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। देखिए चीज़ों को समझना बहुत आसान है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बैड इफेक्ट हो, खराब इम्पैक्ट पड़ता है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं पॉल्यूटेंट, और उससे जो डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। चीज़ों को समझने की पूरा बारीकी से कोशिश करो, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि आपके इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। हाँ देखिए कह रहा है कि इट कैन बी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे कि आप जिस सराउंडिंग में, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों में फिजिकल चेंज या थिंग्स में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। हाँ देखिए कह रहा है कि आपको किस में देखने को मिलेगा, तो जनरली सॉइल में मिलेगा, एयर में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, ठीक है। कह रहे कि विच कॉज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन वेरियस फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़। पॉल्यूशन से क्या दिक्कत होती है, इसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग होते हैं और उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई ऐसा गाड़ी चला रहा है जिससे पूरा धुआं निकल रहा है, अब धुआं निकल रहा है, अब इतना ना धुआं निकल गया कि आदमी चल रहा है, सांस ले रहा है, एकदम उसके सांसें फूल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपके अंदर चेंजिंग हुआ कि नहीं, चेंजिंग हुआ, हार्म मतलब खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज़ बता रहा है कि उसकी क्या होता है कि इसके कारण हार्मफुल इफेक्ट होता है, वेरियस फॉर्म और बहुत सारे प्रॉपर्टीज लॉस होता है। आपकी प्रॉपर्टी थी, बहुत अच्छे से वॉक कर सकते थे, लेकिन खांसे लगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एक नए बीमारी का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए उसे रोस्ट नहीं करना है यहाँ पे, ओनली बेसिकली आपको सिलेबस पर ध्यान देना, ठीक है। हाँ क्लीन। चलिए कह रहा है कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने का कारण क्या है, अब आया है इंजीनियरिंग वाला बात, यही डिप्लोमा वाला सोचता है कारण क्या है, इसे हम लोग को प्रमोट कर देगा तो उसका कारण क्या है? चलो बहुत सारे कारण है, वो बात नहीं करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब क्या क्या कारण से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहला है आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मान लीजिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं या कहीं पे इंडस्ट्री लगा हुआ है, ओबियस बात है कि वहाँ से अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस निकलेगा, जो बेकार पदार्थ जो इंडस्ट्री से होकर निकलेंगे। चाहे इंडस्ट्री में पानी का सबसे ज़्यादा यूज होगा तो पानी से वेस्टेज निकलेंगे,
तो अलग अलग तरीके से बेकार पदार्थ इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, तो ये भी एक कारण होता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी पॉल्यूशन का सबसे बड़ा योगदान देता है, ठीक है ना। योगदान देता है ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना, पॉल्यूशन में योगदान देता है। कह रहा है कि द इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इमिट्स अ स्मोक। देखो इंडस्ट्री लगभग पूरे वर्ल्ड में रहता है, सभी जगह पर रहता है, ठीक है ना। हाँ, कहीं पे बड़ा प्रोजेक्ट पर आता है, कहीं पे छोटा प्रोजेक्ट पर आता है। हमारे बिहार में इंडस्ट्री के नाम भी नहीं है, ठीक है ना। ये दुर्भाग्य की मतलब वो बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे हमारा क्या होता है, स्मोक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है। इंडस्ट्री से देख रहे हैं एकदम धुआं निकल रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, ठीक है ना, पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, लिक्विड्स निकलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सॉलिड वास्ट निकलते हैं। जैसे आयरन वैन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सॉलिड वास्ट भी निकलेगा, ठीक है ना। विच पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, जो क्या करता है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। क्लीन, ठीक है, नहीं काम कर रहा है। आगे कह रहा है कि मोटर व्हीकल से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, बड़ा आराम से देखिए, बिहार है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। वहाँ पे वैसे गाड़ी को खरीदा जाता है जो अदर कंट्री में, अदर जगहों पर रिजेक्ट किया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। उस गाड़ी को यहाँ पे सस्ता में खरीद करके उसको चलाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गाड़ी है और यहाँ पे पूरा मात्रा में धुआं दे रहा है, इतना धुआं दे रहा है कि अगला गाड़ी के दिखाई भी नहीं पड़ रहा कि आगे पीछे मतलब कोई बगल से गाड़ी भी आ रहा है, साइड से कोई गाड़ी भी व्हीकल्स भी आ रहा है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि द स्मोक इमिटेड बाई व्हीकल्स यूजिंग डीजल पेट्रोल, ठीक है ना। क्या करता है कि मोटर्स जो चलते हैं, डीजल और पेट्रोल ये सब चलते हैं, फ्यूल चलते हैं, तो फ्यूल कंबसन होगा, जलेगा, जलने के बाद क्या होगा, धुआं तो निकलेगा ही, धुआं निकलेगा तो पॉल्यूशन तो होगा ही, ठीक है। हाँ, जैसे कुकिंग कोल्स ये सब क्या करेगा, पॉल्यूशन करेगा। सब कोई सॉइल का भी पॉल्यूशन करेगा, एयर का पॉल्यूशन करेगा, पानी का पॉल्यूशन करेगा। मान लीजिए स्टीमर चल रहा था, कहाँ पानी में नहीं करेगा, कोई धरती पर चल रहा था, धरती का भी पॉल्यूशन करेगा। तो मतलब मेजर रूप से देखा जाए तो तीन ही चीज़ पॉल्यूशन होंगे, एयर, सॉइल एंड वाटर, और इसी को बचाना है, ठीक है। देखिए लोग हल्ला कर रहे हैं साइड में, बाराती जा रहा है, ठीक है ना, एंजॉय लो, ठीक है, पढ़ाई के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी होगा, बाराती गाड़ी जा रहा है, आप लोग भी मज़े लेना वीडियो देखते देखते। अरे हम लोग को तो 6 सेमेस्टर है, बाराती का मज़ा तो यहीं से ले लेंगे आप, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब जब आप जीवाश्म ईंधन यानी धरती के अंदर से जो ईंधन निकलता है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। तो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं तो उससे भी हमारा क्या मिलता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कंबसन मतलब होता है जलाना, ठीक है ना। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। कह रहा है कि द कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल पॉल्यूट्स द एयर, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मेजर बात है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। जहाँ जनसंख्या बढ़ेगा तो भी पॉल्यूशन का कारण है, इस चीज़ को आप रियलाइज कर सकते हो। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ेगा, और जनसंख्या जब तेज़ी से बढ़ेगा तो वहाँ पे मटेरियल्स ज़्यादा यूज होगा, और जब मटेरियल्स ज़्यादा होगा तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगा। जब वेस्टेज ज़्यादा होगा तो पॉल्यूशन का तो कारण होगा ही होगा। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक पॉल्यूशन में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। जहाँ की आबादी कम होती है वहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होता है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे पॉल्यूशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन देयर हैज़ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड, अदर यूजफुल थिंग्स फॉर ह्यूमन लाइफ सच एज व्हीकल्स, इंडस्ट्री, ये वो। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा ज़रूरत उतना ही चीज़ों की पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगा यूज करेगा, पॉल्यूशन भरमार हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। आगे का है एग्रीकल्चर कोस्टर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर से भी बहुत ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होते हैं, और उससे भी मतलब और भी चीज़ें पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन भी होते हैं। जैसे सॉइल, मान लीजिए कि खेती कर रहे हो, खेती करने के बाद आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र डाल रहे हो तो वहाँ सॉइल पोल्यूशन होगा। अगर वहाँ से कोई वाटर सोर्स पास कर रहे हैं तो पानी भी मतलब बेकार होगा, ठीक है ना। इवेपोराइज होगा, ऊपर में जाएगा तो ऊपर में कुछ ऐसे गैसेस इवॉल्व होंगे जिससे आपके एयर भी पोल्यूशन होंगे। तो एग्रीकल्चर का भी थोड़ा बहुत योगदान है लेकिन बहुत कम है, ठीक है ना।
फर्टिलाइजर आर यूज इन एग्रीकल्चर, द फर्टिलाइजर कॉज द सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना, एटीसी। इस चीज़ को समझने को देखिए, खेती कर ले 10 किलोग्राम 3-4 बोरा जाके खाद डाल ले यूरिया, ठीक है, तो दिक्कत तो होगा ही। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे माइनस के बारे में, तो सारे चीज़ आप एनिमेशन से भी क्लियर कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ठीक है। रैली में ज़्यादा चीज़ ऐसा होता है, किसी चीज़ का रैली में जो तो ऐसा देखने को मिलेगा। कॉपी करेंगे बड़े आराम से, समय दे करके कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या हो गया, अभी तक जो हम लोग यहाँ तक पढ़ें वो क्या पढ़ें, चीज़ों को समझिए कि इन्वायरमेंट का डिफिनेशन पढ़ें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ें, उसके बाद पढ़ें इकोसिस्टम पढ़ें, उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ें और कॉज के बारे में पढ़ें। कॉज हम लोग फिनिश कर लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट। कारण तो ये था, अब हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन होने से आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी में क्या इफेक्ट आएगा, आपकी हेल्थ में क्या इफेक्ट आएगा। ये सारे चीज़ पर हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं, ठीक है। यानी इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में अभी अभी हम लोग सीखेंगे आराम आराम से, ठीक है। तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाइएगा, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। नहीं मानेगा वो सब, भराती है तो देखो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, हम खिड़की को थोड़ा सा बंद करके आते हैं, ठीक है। देखिए इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा है कि ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बाबू, अगर खराब गैसेस लोगे तो सांस फूलने तो लगेगा ही। देखिए यहाँ पे सांस फूल रहा है, डॉक्टर है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण मिल सकते हैं जिसका इफेक्ट होगा। जब होगा तो धरती में भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये सारे चीज़ यहाँ से इंडस्ट्री निकलेगा, यहाँ से भी सराउंडिंग में पेड़ पौधा को अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा तो फिर दिक्कत है। तो सारी चीज़ होती है जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग एक एक करके जानेंगे। ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा पहला जानने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सेवरल डिजीज ग्रो इन ह्यूमन बींग्स। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होने की वजह से बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ता है। जल्दी ही एक बीमारी गुजरा है जिसकी वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है प्रमोशन का, ठीक है। हम नाम उस बीमारी का लेना नहीं चाहेंगे लेकिन आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। सच एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ, जैसे में अगर आपको ह्यूमन हेल्थ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, पानी अगर ख़राब पियोगे तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या बहुत सारे मतलब ग्लेशियर पिघलेगा, चाहे और भी कुछ होगा, ओजोन लेयर में थोड़ा सा डिप्लेस इस सब का कारण बनेगा, ठीक है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग करने का मतलब क्या, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे या सराउंडिंग का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर जाना, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आगे टॉपिक पढ़ना है, इसी में थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। कह रहा है कि द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मेनली CO2 लेड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो कारण होते हैं वो जितने भी चिमनी से गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलते हैं, ठीक है ना, SO2 निकलती हैं, ये सारे जो गैसेस निकलते हैं ये सब गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है जो वहाँ पे सराउंडिंग को गर्म कर देता है, ठीक है ना, जिससे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, खास करके पेड़ पौधे पर भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के पॉल्यूशन हो सकते हैं इन्वायरमेंट में, इस पर आप लोग को सोचना है। तो सर हवा के वजह से पॉल्यूशन होगा, सर पानी की वजह से पॉल्यूशन होगा, पानी भी पॉल्यूशन हो सकता है, हवा भी पॉल्यूशन हो सकता है। देखो अभी जल्दी ही पता चल रहा था, बराती की वजह से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की वजह से सॉइल पोल्यूशन होगा या इंडस्ट्री की वजह से। सॉइल पोल्यूशन होने का मेन ही रीजन हो सकता है जो आप सोच पाएंगे, मैरीन पोल्यूशन हो सकता है, थर्मल पोल्यूशन हो सकता है हीट की वजह से, न्यूक्लियर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ आपके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है और एक एक करके हर एक पोल्यूशन की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। यूनिट 1 है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको पेशेंसली पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला लेक्चर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आपके इस सेशन का, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ से क्लीन करते हैं। आप लोग इसको पहले ना कॉपी कर लो। एनिमेशन कैसे कॉपी करेंगे सर, फोटो खींच लेना, एनिमेशन आपके गूगल है। चलिए आगे बढ़े,
कैसे बोले आपको समझ नहीं आता है, आगे बढ़ो। हम लोग हेडिंग बनाएंगे फ्रेश एयर पोल्यूशन, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन। देखिए सब कुछ आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा एफर्ट आप लगाइए, बाद बाकी का एफर्ट हम लगाएंगे, दोनों मिल करके इन्वायरमेंट को समेट लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज एन डिजायरेबल कंटामिनेटेड गैसेस, कंटामिनेशन गैसेस, ठीक है ना, गैसेस, स्मोक, डस्ट और सच केमिकल पार्टिकल्स, ठीक है ना, इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच आर हार्मफुल फॉर इकोसिस्टम, एनिमल्स और प्लांट्स। जैसे क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में जो गैसेज हैं उस गैसेज में क्या होते हैं कि हार्मफुल गैसेज मिल जाते हैं, जैसे CO2 मिल जाते हैं, ठीक है ना, कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, या जैसे फ्यूल जला तो उसमें कुछ कोक का पार्टिकल्स आ गया, तो वो सब क्या होता है कि आपके लिए एक हार्मफुल होता है, वो गैसेज खराब हो जाते हैं, इसीलिए बोला था कि वहाँ की एयर पॉल्यूट हो गया, ठीक है ना, तो ये सारे हमारे लिए बैड इफेक्ट होगा। तो किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी हानिकारक होगा और प्लांट के लिए भी हानिकारक होगा। यानी इवन बोला जा सकता है कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, पूरे लिविंग बीइंग के लिए ये हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, उम्मीद है इतना बात आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके होने का कारण क्या है भाई, ठीक है। कह रहे कि देयर आर फॉलोइंग कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहला इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये बात ऐसा है कॉमन कि सब जगह पर लगा दो तो ये चलेगा, ठीक है ना, ये कॉमन चीज़ निकल के आ रहा है। देखिए एयर पोल्यूशन का आप बढ़िया से एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे चिमनी लगा हुआ एयर पोल्यूशन, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन द रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ सिटी और टाउन और विलेज इज लार्ज बाई, जैसे कि बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं उसके बाद अंडरलाइन करते हैं। जनसंख्या बढ़ेगा तो घर मकान की जरूरत होगा, घर मकान बनाने के लिए जगह जमीन की जरूरत होगा, जगह जमीन नहीं है जंगल काट के जगह जगह घर उर बनाएगा, तो जब जगह जमीन घर जंगल काट के बनाएगा, पेड़ पौधे ट्री सब काटेगा, तो ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन जगह से बढ़ रहा है ओकरे तो धीरे धीरे काट ले तो दिक्कत होगा ही, ठीक है ना। तो यही बात बोला जा रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन द रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ सिटी और टाउन विलेज आर इन लार्ज बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना। डिस्ट्रॉइंग मतलब होता है उसको नष्ट करना, काटेगा सीधा सीधी, और काटना नहीं चाहिए। आप पर एक्ट लगेगा तो बहुत बेकार एक्ट होते हैं, ठीक है ना। आपके किसी एक्ट के तहत इस पर मुकदमा भी चल सकते हैं, इसलिए आप चाहो जिस सराउंडिंग में रह रहे हो वहाँ पे प्लांटिंग करो, ना कि उसको डिफॉरेस्टेशन करो। वहाँ पे काटो नहीं बल्कि उसको लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। हाँ, ये द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्जॉर्बिंग CO2 एंड रिलीजिंग O2, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि जब पेड़ पौधा खत्म होगा तो CO2 ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कमेगा, तो ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कमेगा तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा, रिलीजिंग कैपेसिटी कमेगा, कम त्याग करेगा तो इसकी मात्रा कमेगा, तो इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन हर एक लिविंग बींग्स के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, कह रहे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप करेगा तो वहाँ से भी क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। कह रहा है मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, तो ये सारे जहाँ पे इंडस्ट्री लगते हैं वहाँ पे काफ़ी मात्रा में धुआं निकलते हैं, तो वहाँ से एयर पोल्यूशन का कारण होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि डिस्चार्ज पॉइजनस गैसेस एंड वास्ट प्रोडक्ट विच पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ एक बार आप खुद से रीडिंग डालोगे समझ आएगा। एक काम करिए, यहाँ पे पॉज करके और नोट डाउन करेंगे, थोड़ा एफर्ट आप लगाओ, हम भी लगाएंगे, बाराती नहीं जाना अभी, ठीक है। आगे कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, देखो ये बड़ा बात लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कहने का मतलब होता है ना कि जितना ज़्यादा इंजीनियर बनेगा उतना नया नया चीज़ डेवलपमेंट करेगा, तो ओकरा से भी क्या होगा, पॉल्यूशन कारण होगा। पहले खेती काची से होता था, जानवर से होता था,
अब खेती करने के लिए नया नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, नया नया इक्विपमेंट आ गया। अब उस इक्विपमेंट करने के लिए, उस इक्विपमेंट यूज करने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल जलेगा तो पॉल्यूशन तो ऑब्वियस होबे करेगा। तो इंजीनियर भी एक तरह का काले है। बोला जाता है विज्ञान, बहुत पहले हम लोग पढ़े थे कि विज्ञान एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वरदान साबित होता है, लेकिन कभी कभी वो अभिशाप भी साबित होता है। इस चीज़ पर आप लोग कंक्लूड करिएगा, ठीक है। हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग व्हीकल पेट्रोलियम डीजल गोइंग टू इंक्रीज द अर्बन एरिया विच आर रिलीज द मच हार्मफुल गैसेज इन एटमोसफेयर, ठीक है ना। तो ये तो है ना, मतलब बोला ये जा रहा है कि जहाँ पे डेवलप शहरी जगह है तो वहाँ पे एकदम पूरा आराम सुख सुविधा खोजता है, तो वहाँ पे सुख सुविधा खोजेगा तो वहाँ पे पॉल्यूशन तो होबे ना करेगा। हम लोग देहात के आदमी रहते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत मतलब स्वच्छ वातावरण अभी तक मिल जाता है, ठीक है ना। चूँकि वहाँ अभी भी खेती उती जो होता है ना वो जानवर से भी होता है कहीं कहीं, अब तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जाए होना भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी है किस लिए, ठीक है ना। अगर उसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है और उस आउटपुट में जो आपकी यूजफुल आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसका टेक्नोलॉजी का यूज करना ही चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बड़े आराम से धान की खेती हो रहा है, मान लो मैंने देखो यहाँ पे पेड़ पौधा लगा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा देहात किसी ने देखो अर्बन एरिया में देख लो कैसे पूरा इंडस्ट्री लगे ले। कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर मान लीजिए कि वहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर आप एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी दिक्कत कैसे होता है सुन लो। इंसान है सोचता है कि जगह ज़मीन कम है और में बहुत ज़्यादा फसल पैदावार उगाना चाहता है, तो बहुत सारे केमिकल्स का यूज करेगा, तो केमिकल से यूज करेगा तो पॉल्यूशन तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि फॉर इम्प्रूविंग द यील्डिंग ऑफ क्रॉप के यील्डिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल उगाना चाहते हैं कम समय में, और कम समय मतलब जल्दी उगाना चाहते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में उगाना चाहते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन एज वेल एज सॉइल पोल्यूशन, ठीक है ना। तो एयर पोल्यूशन का भी कारण होगा और सॉइल पोल्यूशन का भी कारण होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि द थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर पावर, ठीक है ना। जहाँ जहाँ थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहता है, वहाँ पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेज इवॉल्व होते हैं एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन का कारण होते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं और हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं, सोर्स ख़त्म ही कर देते हैं, सोर्स एंड इफेक्ट ऑन मटेरियल, ठीक है। आज खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। बड़ा आराम से देखिए, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होने का स्रोत कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। कह रहा है कि द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला नेचुरल सोर्स हो सकता है और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स या मैन मेड सोर्स हो सकता है। नेचुरल सोर्स में क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, अपने आप एटमॉस्फेयर में वातावरण में रिएक्शन होते रहता है बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे कम मतलब पार्टिकल्स से मिल करके, ठीक है। डस्ट एरोसोल सब की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, रेडियो एक्टिविटी रे की वजह से, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी रे कहने का मतलब ना कि एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद रिएक्शन होते रहता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, रेडियो एक्टिविटी एक फेनोमेनन है जो एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद क्या करते हैं, मतलब खुद ब खुद क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड होते रहते हैं, खुद ब खुद मतलब रिएक्शन होने लगते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि आर्टिफिशियल सोर्स में क्या होता है, कंबसन ऑफ फ्यूल, आप मतलब खुद से उसको पोल्यूशन कर रहे हो। सिस्टम ऑफ सैनिटेशन कहने का मतलब जहाँ पे जो बनाते हैं बाथरूम वहाँ से जो गैसेज इवॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ सैनिटेशन से भी, ठीक है ना। ओपन फायर, मान लीजिए खुला जगह में है, आग जा हो चा, ठीक है ना, आग जल रहा हो चा, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, ठीक है। चीज़ों को समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ से हम करते हैं नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो ये आपको सोर्स मिला, ठीक है ना। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स को आप कॉपी करेंगे, कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ देख रहे हैं, इसको बारे में नहीं जानना है, ठीक है।
उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इफेक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है ना। तो इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। कह रहा कि देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, देखिए डॉक्टर वहाँ पर पहुँचल है। इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस कॉज वेरियस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन होने के लिए, सॉरी, एयर पोल्यूशन में कौन कौन से, किसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट, क्या बोलते हैं। तो उसमें आएगा SO2, H2S और NO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे CO2 भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट करेगा, ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन पर भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कह रहा कि मान लीजिए कि जहाँ पे पोल्यूशन हो गया, ठीक है, पहले पूरा समझाते हैं। कह रहा ड्यू टू एयर पोल्यूशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन गैसेस चेंज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेजिटेशन। जैसे मान लीजिए गैसेस बहुत ज़्यादा हो गया या इस सब में पोल्यूट हो गया तो उसकी फसल पैदावार में कमी आता है। ये भी एक तरह का इफेक्ट, ठीक है ना। नहीं ऐसे नहीं सुना है, कहीं कहीं ज़्यादा ऊँची का फसल होता है, कहीं कहीं उस चीज़ का कम फसल होता है। जैसे सब जगह धान की खेती नहीं हो पाता है, सब जगह गेहूँ की खेती नहीं हो पाता है, सब जगह सब तरह का सब्जी नहीं उगा सकते हो। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, तो पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। हाँ चलिए, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। 2 इफेक्ट तो अभी ही पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इतना करिएगा, फ्रेश कॉपी, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन मटेरियल, मटेरियल पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए कह रहा कि सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आर एज फॉलो। कह रहा कि इट कॉज द बैड इफेक्ट ऑन बैड मटेरियल, ठीक है। दूसरा कह रहा कि बैड इफेक्ट मटेरियल पर पड़ेगा, ये बैड नहीं, इट कॉज बैड इफेक्ट ऑन मटेरियल, मटेरियल पर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन का, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ रखा हुआ है और वहाँ पे एयर पोल्यूशन है तो उसका कलर वलर चेंजिंग होगा ना, मटेरियल का प्रॉपर्टीज चेंज होगा ना, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज क्यों ना हो, केमिकल प्रॉपर्टी क्यों ना चेंज हो, प्रॉपर्टी पर बैड इफेक्ट आएगा है ना, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इट कॉज कोरोजन एंड डिफरेंट मेटेलिक मटेरियल, ठीक है। मान लिया कि मेटेलिक मटेरियल है और आपकी पॉल्यूटेड एयर है तो वहाँ पे जंग भी लग सकता है, ठीक है ना। वो कह रहा है कोरोजन मतलब होता है जंग लगना। कह रहा है कि इट कॉज रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जब जंग में लगेगा तो उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेंथ कमेगा मटेरियल का, इसलिए जंग या लोहा से लोहा का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। एक प्रोजेक्ट आता है 6 सेमेस्टर में, लोहा का ब्रिज बनाइए, चाहे लोहा का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, इस पर 100 लोग का प्रोजेक्ट रहता है, 30 लोग का प्रोजेक्ट रहता है, 40 लोग का प्रोजेक्ट रहता है, यानी ग्रुप प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है। कहीं कहीं तो ऐसा रहता है कि इन्वायरमेंट पर भी प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ लोग तो बना भी रहे हैं, पटना 13 के स्टूडेंट या मतलब और कहीं कहीं के स्टूडेंट बना रहे हैं इस पर इन्वायरमेंट पर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को कटाव करके रोकेंगे, कटने से रोकेंगे या प्लांटिंग करेंगे, उससे क्या होगा, कंट्रोल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग, ठीक है ना, और प्लांटिंग यानी पेड़ पौधा रोप करके, ठीक है ना। कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स रूल, व्हीकल्स जो होते हैं रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, और मतलब जो क्या बोलते हैं फ्यूल का थोड़ा वैसे फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे, जिससे इस्तेमाल तो बहुत कम ही करना है, बट वैसे फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे जिससे पोल्यूशन कम हो, जैसे CNG गैस का यूज भी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल बाय पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा बात है, पॉपुलेशन का थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, 2 ही लोग, हम 2 हमारे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर भी दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन अगले दिन, आज का टॉपिक यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए।